Assalamu alaikum students. Lecture number 7 Fluid Mechanics 1 कैन 2103 का हमारा ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फॉर गैसेस। ऑलरेडी हम अपने लास्ट फिजिकल लेक्चर के अंदर हम एक इक्वेशन ड्राइव करके उससे रेलेवेंट जो प्रेशर इक्वेशन थी हमने उसको ड्राइव किया था, और स्पेशली द प्रेशर इक्वेशन क्योंकि वो लिक्विड्स के लिए थी तो हमने उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप गैसेस के लिए ड्राइव की जा सकती है। इसके साथ साथ हम जो है बात करेंगे कि जो प्रेशर फोर्सेस हैं वो किस तरीके से डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, और क्या हम कोई ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी मदद से हम प्रेशर फोर्सेस ऑन सरफेसेस को फाइंड आउट कर सकें। अच्छा जी, ऑलरेडी हम बैरोमेट्रिक इक्वेशन को यूज कर चुके हैं टू ड्राइव द प्रेशर इक्वेशन विच वाज P इज इक्वल टू रो जी एच। तो P इज इक्वल टू रो जी एच को ड्राइव करने के लिए हमने इस बैरोमेट्रिक इक्वेशन को यूज किया था। तो बिल्कुल इसी तरह हम जब गैसेस के लिए प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए भी हम यही बैरोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे। बैरोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो आपके पास dP ओवर dZ इज इक्वल टू माइनस रो जी। उसमें ही आपके पास एक डिफरेंशियल प्रेशर टर्म है, एक डिफरेंशियल हाइट टर्म है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट बाय चेंजिंग द हाइट तो आपके पास वो जो प्रेशर है वो चेंज हो जाता है, और उसके अलावा दूसरी आपके पास ये डेंसिटी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, एज कंपेयर टू द लिक्विड्स जो गैसेस होती हैं इनकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड्स के मुकाबले में बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होती है विद चेंज इन प्रेशर। तो अगर आप देखिए कि फॉर अ सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस को अगर आप कंपेयर करें तो उनके ऊपर वो जो प्रेशर का इफेक्ट होगा वो गैसेस के ऊपर आपको ऑलरेडी पता है कि बड़े उसके जो है लो मॉलिक्यूलर वेट आपके पास गैसेस हैं, मॉलिक्यूल जो है वो लाइट होती हैं, तो उनके ऊपर वो जो डेंसिटी की लो डेंसिटी की वजह से उसकी आपकी जो डेंसिटी चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो तो लो प्रेशर के ऊपर जो गैसेस हैं उनकी जो डेंसिटीज हैं उनको हम आइडियल गैस लॉ या परफेक्ट गैस लॉ के हवाले से हम उनको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन आप उसकी अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यानी कि अगर आपने गैसेस फाइंड आउट करें यानी कि फॉर इस इक्वेशन को यूज करके लो प्रेशर्स के ऊपर हम इजीली किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने ये केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स 2 CPP2 में हमने इस तरह इसको यूज किया था, लेकिन इसका अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा देख लेते हैं कि जो PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास परफेक्ट गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ है। तो उसको इक्वेशन नंबर 2 में कह रहा हूँ, तो उसके अंदर आप ये देखिए जो n है, बेसिकली n क्या है, मोल्स होते हैं विच, और मोल्स जो होते हैं वो मैस ओवर मोलर मैस होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि मोल्स n इज इक्वल टू मैस m ओवर मोलर मैस कैपिटल M। अगर मैं इस चीज को इस इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट कर दूं तो मेरे पास जो चीज आ जाती है वो PV इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई RT। तो जो ये स्मॉल m है ये मैस है, जो कैपिटल M है ये मोलर मैस है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखिए और इसको रीअरेंज कर लें, इस तरह रीअरेंज कर लूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये जो कैपिटल M है इसको P के साथ ले जाऊं और इस V को M के नीचे ले आऊं, मैं इसको सिर्फ रीअरेंज कर लेता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो PM इज इक्वल टू M ओवर V RT। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन आपके पास बन गई है तो आपको पता है कि जो ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम है ये डेंसिटी होती है। तो इसीलिए मैं इस मैस पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे मैं ये डेंसिटी लिख देता हूँ, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी PM इज इक्वल टू रो RT। इस इक्वेशन को मैं अगर इस तरीके से रीअरेंज करूं कि मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख लूं
तो जो डेंसिटी की टर्म्स में जब इक्वेशन बनेगी, दिस इक्वेशन विल बी देन Pm ओवर RT, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ। अब आपके पास ये जो डेंसिटी, यानी कि इस इक्वेशन की वजह से बेसिकली आप एट लो प्रेशर्स आप इजीली गैसेस की जो डेंसिटीज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं इस डेंसिटी के फॉर्मूले को, इस डेंसिटी की इक्वेशन को मैं अगर इंसर्ट कर देता हूं, जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, यानी कि जो बैरोमेट्रिक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के अंदर मैं जो है इंस्टेड ऑफ दिस रो, मैं अभी जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है मैं इसको इंसर्ट कर देता हूं, तो फिर जो है हमारे पास क्या चीजें आएंगी। इसमें इससे पहले जरा इसको देख लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर बस आप लोगों ने याद रखना है कि जो ये डेंसिटी है, ये रो डेंसिटी है, P इज एब्सोल्यूट प्रेशर। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आपको याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो आपके पास अगर गेज प्रेशर गिवन है तो आपको उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करके इसको एब्सोल्यूट प्रेशर बनाना होगा। जो M है वो मोलर मैस ऑफ द गैस है, R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, जो T है वो आपके पास जो है वो टेम्परेचर ऑफ द गैस है। तो जब हमने ये इंसर्शन कर ली जिसकी हमने जिक्र किया है, तो उस इंसर्शन के बाद आपके पास यहाँ पर dP ओवर dz इज इक्वल टू माइनस PM ओवर RT जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन, यानी कि मैंने जब डेंसिटी की जो वैल्यू थी उस डेंसिटी की वैल्यू को मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इंसर्ट किया, तो उसके बाद जो मुझे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिली है मैंने उस इक्वेशन को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो अब अगर आप इसको गौर करें तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ कि मैं इस P को इस तरफ ले जाऊं और इसी तरह इस dz को मैं इस तरफ ले जाऊं, ताकि हमारे पास ये रीअरेंज हो जाए, जो P वाली टर्म्स है वो एक तरफ आ जाए। तो मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से की है कि P को मैं इधर ले गया हूँ और ये इस dz वाली टर्म को इस तरफ ले गया हूँ। मेरे पास इस रीअरेंजमेंट के बाद जो इक्वेशन बनी है, तो आप जरा देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में उसको कह रहा हूँ कि dP ओवर P इज इक्वल टू माइनस GM ओवर RT इंटू dz। तो जरा आप अगर आप गौर कीजिए, जो G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कांस्टेंट है, M इज द मोलर मास ऑफ द गैस आल्सो कांस्टेंट, R आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आल्सो कांस्टेंट। तो अगर आपके पास ये जो T है, गौर कीजिएगा, अगर ये T कांस्टेंट हो, इसका मतलब ये है कि हम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर हम जो है किसी इस तरह गैस के लिए कोई प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर आपके पास ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, और इसके कांस्टेंट होने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसको इजीली सेपरेट करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये T कांस्टेंट नहीं होगा तो देन यू हैव अनदर टास्क। तो आप इसको करके अगर आपके पास फॉर अ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास तो ये सारी की सारी टर्म आपकी कांस्टेंट हो गई है, तो अब आप इन दोनों वेरिएबल्स को P और Z को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब देखते हैं हमारे पास क्या है, तो आपके पास ये जो माइनस GM ओवर RT कांस्टेंट था, ये इंटीग्रल से बाहर आ गया, dP ओवर P इंटीग्रल dz। इसके अंदर अगर आपने लिमिट्स इंसर्ट की हैं, तो लिमिट्स जब इंसर्ट किए तो P1 P2 dP ओवर P इज इक्वल टू माइनस GM ओवर RT Z1 Z2 dz। तो अब आपके पास जो 1 ओवर x का अगर आप इंटीग्रल लें तो वह ln x होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। तो इसी तरह 1 का जो इंटीग्रल है वो x होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि 1 ओवर p है, सो ओवर सोल्यूशन विल बी ln p, और आपने ये लिमिट्स लिखनी P1 P2। इसी तरह ये आपके कांस्टेंट जो थी, जो ये टर्म थी आउटसाइड योर इंटीग्रल, उसको वैसे ही लिख लिया माइनस GM ओवर RT। और उसके बाद जब आपने dz का इंटीग्रल सॉल्व किया, तो बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि 1 जो dx होता है वो x है, तो यहाँ पे 1 dz है तो ये z हो गया, तो z1 z2। अब मैं ये लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास ln P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस GM ओवर RT इंटू Z2 माइनस Z1। तो मेरे पास इस तरीके से एक इक्वेशन मेरे पास बन गई है। तो इसको मैं फर्दर थोड़ा सा इस तरीके से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, तो मैं इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो जस्ट आपको समझाने के लिए आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे ln P2 और P1,
बहरहाल इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया कि ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू माइनस GM ओवर RT Z2 माइनस Z1। और ये आप डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे जो नेचुरल लॉस के जो हमारे लॉज होते हैं उनके मुताबिक आप इस तरह जो ये माइनस हो रहे होते हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह ln P2 ओवर P1 एज पर द नेचुरल लॉग रूल, ln P2 ओवर P1 आपके पास आ गया, और ये जो है माइनस GM ओवर RT, और ये Z2 माइनस Z1 इक्वेशन नंबर 5 आ गई। और उसके बाद जब हम इसको लिख रहे हैं तो ये आपके पास Z2 जो माइनस Z1 है इसको आप डेल्टा Z लिख सकते हैं। इस Z2 माइनस Z1 को आपको पता है जब आप इसको फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट है, वो चेंज इन कोई हाइट है, चेंज इन कोई डिस्टेंस है, उसको हमने डेल्टा Z लिख लिया है इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। अगर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है इस तरह की कुछ बन जाएगी कि ln P2 ओवर P1 इज इक्वल टू माइनस GM ओवर RT इंटू DZ इंटू डेल्टा Z। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड के ऊपर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज अगर आप देखिए इक्वेशन देखिए, अगर आपके पास ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन के अगर दोनों साइड पर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ ये नेचुरल लॉ को खत्म करने के लिए इसकी कोई शेप चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए मैं दोनों साइड्स पे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आपके पास जो है टर्म इस तरह बन जाएगी एक्सपोनेंशियल ln P2 ओवर P1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस GM डेल्टा Z ओवर RT। और उसको जब आपको ऑलरेडी पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ln के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या आप ये कहिए कि e की पावर जो ln हो वो बेसिकली 1 होता है, तो ये जो चीज है ये चीज आपके 1 के बराबर हो जाएगी, दोनों आपस में कट जाएंगी और हमारे पास जो सिंपली आ जाएगा P2 ओवर P1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस GM इंटू डेल्टा Z ओवर RT। इस P1 को अगर मैं इस तरफ ले जाता हूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस GM डेल्टा Z ओवर RT। तो इस इक्वेशन को अब मैं जो इक्वेशन अभी हमने लिखी है इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 6 कह रहा हूं, और इसके अंदर अगर आप देखिए कि जो P1 है इस इक्वेशन में, दिस P1 इज द इनिशियल प्रेशर, या आप ये कहिए कि ये आपके पास वो जो प्रेशर एट द सरफेस है ये वो वाला प्रेशर है, और जो P2 है ये कोई फाइनल प्रेशर है, जो G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, M जो है वो मोलर मास या मोलर वेट ऑफ द गैस है, R जो है आपके पास वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर ऑफ द कांस्टेंट है, और जो डेल्टा Z है आप उसको लिख सकते हैं फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, या आप ये कहिए कि जो इनिशियल हाइट है बेसिकली वो हाइट एट द सरफेस है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो 6 है, बिकॉज दिस इक्वेशन नंबर 6 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फॉर गैसेस। अगर आपने गैसेस के लिए इस तरह की कोई चीज सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकली आपके पास कोई चीज आती है, जैसे आपके पास प्रेशर इक्वेशन की मदद से P इज इक्वल टू रो जी एच की मदद से आपने इसको फाइंड आउट किया है, तो इसी तरह हमारे पास जब आप इसको इस इक्वेशन को जब आप फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस GM डेल्टा Z ओवर RT की मदद से आपके लिए जो प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप को देखते हुए गैसेस के केस में आपके पास जिस तरह प्रेशर चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग द डेप्थ, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें एक चीज आपको याद रहे कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर आइसोथर्मल परफेक्ट गैसेस। तो मिसाल के तौर पर कि आपके पास, क्योंकि इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास जो हमने चीज ली है कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, बिकॉज इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट वी कैन नॉट derive this equation as it is mentioned in this format। तो हमारे पास हमने इसको आइसोथर्मल है कि आपके पास गैसेस का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है। दूसरी बात यह कि एक परफेक्ट गैस की आपने अप्रोक्सीमेशन की है, और ये अप्रोक्सीमेशन रियल गैसेस के लिए भी दुरुस्त है एट लो प्रेशर। यानी कि अगर आप ये कहिए कि आपके पास इनिशियल प्रेशर बहुत हाई है,
उस सूरत में हम ये जो अप्रॉक्सीमेशन है, ये हम जो डेरिवेशन है, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे और हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। सो दिस वाज द सेक्शन 1 ऑफ आवर लेक्चर नंबर 7। जो सेक्शन 2 है हमारे लेक्चर नंबर 7 का, उसमें हम खास तौर पे बात करेंगे प्रेशर फोर्सेस ऑन सरफेसेस। तो ऑलरेडी हम अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर और लेक्चर नंबर 5 में हम ये देख चुके हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं, बेसिकली जब हमने विस्कोसिटी की बात की थी, हमने शेयर फोर्सेस वगैरह की बात की थी, तो जब आपके फ्लूइड्स स्टेशनरी होते हैं, स्टैटिक फ्लूइड्स का मतलब है कि स्टेशनरी है, जैसे कुएं के अंदर, तालाब के अंदर आपके पास फ्लूइड मौजूद है, ये स्टेशनरी फ्लूइड है, स्विमिंग पूल के अंदर है, टैंक्स के अंदर आपके पास कोई लिक्विड मौजूद है, ये स्टेशनरी फ्लूइड है। तो बेसिकली जो आपके पास स्टेशनरी फ्लूइड्स होते हैं, ये फ्लूइड्स सिर्फ प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं ओनली ऑन दोज सर्फेसेस व्हिच आर एडजेसेंट टू दैम। यानी कि आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये ई के साथ एडजेसेंट एक्स है, ई के साथ एडजेसेंट उसकी ये लाइन है, तो हमारे पास जो भी चीज बिल्कुल साथ आपके जुड़ी हुई है वो कहते हैं एडजेसेंट है। तो जो स्टैटिक फ्लूइड्स हैं, बेसिकली वो जो प्रेशर फोर्सेस किसी भी सरफेस के ऊपर जो है जब वो एक्सर्ट करते हैं, तो बेसिकली वो अपने किसी ऐसे सरफेस के ऊपर जब प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं जो कि एडजेसेंट हो इन सरफेसेस के साथ। अच्छा, अब होता क्या है कि ऑलरेडी आपको पता है कि जो प्रेशर है बेसिकली ये एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स है। तो जो हम प्रेशर को लेते हैं, कि प्रेशर को आप जैसे लेते हैं P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, तो इसके अंदर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है प्रेशर के अंदर, ये आपके एक नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स है जिसको हम पर यूनिट एरिया डिवाइड करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जो प्रेशर फोर्सेस हैं ये बेसिकली आपके किसी भी सरफेसेस के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में यानी कि परपेंडिकुलरली ये एक्सर्ट कर रही होती है। यानी कि अगर आप देखिए ये आपका कोई ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो आपके पास ये इस तरीके के ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो जो प्रेशर फोर्सेस हैं वो आपकी नॉर्मल टू द सरफेस होंगी। अच्छा, इसके मुकाबले में जो मूविंग फ्लूइड्स होते हैं, ऐसे फ्लूइड्स जो बह रहे हैं, जैसे कि आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर पाइप्स के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनको अगर हम बात करें, दरियाओं के अंदर पानी बह रहा है आपके पास मुसलसल, तो हमारे पास जो भी फ्लूइड्स मूव कर रहे हो, तो बेसिकली जो मूविंग फ्लूइड्स होती हैं वो ना सिर्फ प्रेशर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज कि जो आपके पास जो मूविंग फ्लूइड है जब वो मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द सरफेस, विच दिस फोर्स विल बी नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसके साथ साथ वो शेयर फोर्सेस भी, बिकॉज क्योंकि जिससे मूव करते हैं तो एक शेयर भी फोर्स क्रिएट करते हैं, और इसी वजह से आपके पास जो कंबाइंड इफेक्ट हो, यानी कि आपका मूविंग फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का जो अगर आप उसका कोई कंबाइंड इफेक्ट लें, तो वो जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो बेसिकली जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल हो, नेट इफेक्ट उसका नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके उस फ्लूइड के अंदर बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी शेयर फोर्स बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड उनका हाई है, इसका मतलब है कि जो उनका रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसी वजह से आपके पास जो स्टेशनरी फ्लूइड्स हैं, मिसालें दी हैं, स्विमिंग पूल है, टैंक्स वगैरह के अंदर टैंकियों में लिक्विड खड़ा है, लिक्विड मौजूद है, तो इन ऐसे स्टेशनरी फ्लूइड्स जो हैं वो सरफेसेस, ऐसे सरफेसेस जो उनके एडजेसेंट है, उन पे बेसिकली आपके पास कोई नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास जो मूविंग फ्लूइड्स हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स भी लगा रहे होते हैं और साथ साथ शेयर फोर्स भी लगा रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि उनकी किस फोर्स का, किस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और उसी डिपेंडेंसी की वजह से वो जो आपके पास सरफेस होगा, जो उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है, लाजमन नहीं है कि वो नेट इफेक्ट कोई नॉर्मल हो।
अच्छा, इसी वजह से जब हमारे पास खास तौर पर मूविंग फ्लूइड्स के केसेस में अगर कोई इस तरह के हम फ्लूइड डायनामिक्स की कोई ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कि जहां पर आपके लिए अलग अलग आपने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है या बहुत डिटेल्ड कोई एनालिसिस है, तो इस तरह के एनालिसिस के अंदर जो प्रेशर और जो शेयर फोर्सेस होती हैं इनको सेपरेटली कंसिडर किया जाता है। और ख़ास तौर पर जो प्रेशर फोर्स होती है जो है जो जो आप जो प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली जो फ्लो डायरेक्शन को देखते हुए कि फ्लो किस तरह जा रहा है, तो किस तरीके से फ्लो डायरेक्शन को देखते हुए, यानी कि मिसाल के तौर पर आपका पाइप अगर हॉरिजॉन्टल है, पाइप आपका वर्टिकल है, तो फ्लो डायरेक्शन को देखते हुए ये देखा जाएगा कि सरफेस किस तरीके से कोई नॉर्मल जो फोर्स है वो एक्सर्ट कर रहा है, कोई उसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर वो जो है एक्सर्ट कर रहा होगा। तो इस सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो सिर्फ ये है कि आपके पास जो भी प्रेशर होगा वो किसी सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इस प्रेशर को हम इजीली लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को आप फोर्स पर जैसे आप लिखते हैं इस तरह लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। इस चीज को अगर हम रीअरेंज कर लें तो मैं इसको जो इक्वेशन नंबर 1 बना सकता हूं, वो जो आपको F इज इक्वल टू पी ए, ये आपके पास एक इस तरह की इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। और अगर आप ये तसव्वुर कीजिए कि लेट से कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जिस सिस्टम के अंदर हम एक बहुत स्मॉल एरिया ले रहे हैं, यानी कि इतना स्मॉल एरिया है कि उसको हम डी ए कह रहा हूं, यानी कि बहुत स्मॉल एरिया है जिसको मैं डी ए कह रहा हूं। इस स्मॉल एरिया के ऊपर जो प्रेशर जो फोर्स आपके पास लग रही होगी, या जिसको हम डी एफ जो फोर्स होगी जो एक्सर्ट हो रही होगी, तो वो फिर किसके बराबर होगी, वो डी एफ बराबर होगी डी एफ इज इक्वल टू पी डी ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहा हूं। और ये जो डी एफ है, ये जो फोर्स है आपके पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब यह है कि वेक्टर का मतलब यह है कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये जो फोर्स आपके पास डी एफ है, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगी, तो इस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वजह से तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी होगी इसके अंदर अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी इस डी एफ वेक्टर की, दिस डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा जी, अब होता यह है कि अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, मिसाल के तौर पर आपके पास जस्ट कोई हॉरिजॉन्टल कोई इस तरह का प्लेन सरफेस है, तो उस प्लेन सरफेस के अंदर हमारे पास जो भी ये डिफरेंशियल वेक्टर्स हैं डी एफ है, वो सारे के सारे एक ही यानी कि इनसे कंसिडर करें अगर आपको ये कोई सरफेस है, इस तरह के सरफेस के अंदर हमारे पास ये जो डी एफ जो ये वेक्टर्स होंगे, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपके जो है वो पॉइंट कर रहे होंगे। और इसीलिए आपने जब टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, बिकॉज ऑल दीज फोर्सेस, यानी कि आपके पास ये सारे के सारे स्मॉल वेक्टर्स उस सारे के सारे एरिया के एक एक पॉइंट को कवर कर रहे होंगे, तो आपने जब टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप बेसिकली इन तमाम जो डिफरेंशियल वेक्टर्स हैं उनको जमा करेंगे। तो इनको जमा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन नंबर 2, यानी कि आपने ये देखा कि अगर लेट्स से कि मेरे पास ये इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया का एक छोटा सा कंपोनेंट में डी ए ले लेता हूँ, तो उसके ऊपर जो फोर्स वेक्टर लग रहा होगा वो डी एफ लग रहा होगा। इस तरह उसके अगले पॉइंट पे इस तरह इस सारे एरिया के ऊपर जिसके ऊपर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, उस सारे एरिया के ऊपर ये छोटे छोटे वेक्टर्स मौजूद होंगे, और जो कि डी एफ जो वेक्टर्स हैं वो जमा होंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर लो, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसको अगर इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो इंटीग्रेशन की वजह से, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यानी कि वो डी एफ इज इक्वल टू पी डी ए को इंटीग्रेट करने के बाद, तो वो आपके पास वो प्रेशर जो आएगा, वो प्रेशर, या आप इसको ये कहिए कि जो हम प्रेशर से कैलकुलेट करेंगे वो ऐसा प्रेशर होगा जो उस एंटायर इस सारे के सारे सरफेस के ऊपर हमारे पास होगा। तो हमने स्टार्ट किया एक छोटे से डिफरेंशियल एरिया, स्मॉल एरिया डी ए, यानी कि आप इसको ये कहिए
इतना होने के बराबर है, छोटा सा पॉइंट है, उसके ऊपर हमने फोर्स कैलकुलेट की। तो आप इस तरह उसी के मुताबिकत से आप इस सारे एरिया के ऊपर वो जो है प्रेशर को आप जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो आपके पास डी एफ इज इक्वल टू पी डी ए। तो इसके लिए आपके पास जो है हमने जो है पी को कांस्टेंट करते हुए हमने उसको निकाल दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि आपके पास जो प्लेन सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेसेस के अंदर आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि आपका प्रेशर इस पॉइंट पे जो पड़ा होगा और जो इस पॉइंट पे पड़ा होगा, इस पॉइंट पे पड़ा होगा, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर जो टोटल आपका प्लेन सरफेस है उसके ऊपर जो टोटल प्रेशर पड़ा होगा वो हर पॉइंट पर बराबर होगा। इसीलिए हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, और इसी वजह से जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये इंटीग्रल से बाहर है। तो आपने जो इक्वेशन है वो डी एफ इज इक्वल टू पी डी ए, या आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू पी ए। तो ये जो प्रेशर पी है, दिस प्रेशर पी इज कांस्टेंट प्रेशर ओवर एन एंटायर सरफेस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखिए कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस हैं, जैसे कि ये सरफेस था एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस हैं, ये सरफेसेस जब कभी जो है आपके पास लेट से जैसे पाइप्स के अंदर अगर आपके पास कोई है हॉरिजॉन्टली कोई सरफेस है, तो उसके ऊपर जब आपके पास कोई स्टैक, या आप इसको इस तरह समझिए स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी खड़ा हुआ है, तो उसके जो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस होगा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस उस पानी के ऊपर जो मौजूद होगा, पानी के बॉटम पर उसके मौजूद होगा, तो उसके ऊपर वो जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि स्विमिंग पूल के किसी भी कोने पर से आप प्रेशर निकालें वो सारे का सारा प्रेशर जो है एंटायर सरफेस पे कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन नंबर 4 को F इज इक्वल टू पी ए, इस इक्वेशन नंबर 4 को यूज करते हुए हम जो है बेसिकली वो जो फोर्स मालूम कर सकते हैं कि अगर आपको ये मिसाल आप ये लीजिए कि पॉसिबल है कि रूफ टॉप के ऊपर बारिश की वजह से इतना पानी खड़ा हो गया और आपकी छत मजबूत नहीं है, हमें कैसे पता चले कितना प्रेशर वो पानी एक्सर्ट कर रहा है जो आपके रूफ टैंक में खड़ा है। पॉसिबल है कि आपका ऑयल स्टोरेज टैंक था, उस टैंक की छत पर ड्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, अब उसके ऊपर बहुत बड़ा वाटर के लेवल खड़ा हो गया, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी छत के ऊपर कितना प्रेशर है, कितनी देर तक वो प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकती है। तो इस किस्म के सिनेरियोज के अंदर हमने जब स्टैटिक फ्लूइड्स के लिए हमने कोई जो है वो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है उसको कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो सिंपल सी इक्वेशन है पी एफ इज इक्वल टू पी ए, इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये याद रखिएगा कि जो गैसेस के केसेस के अंदर हम इंशाल्लाह जब क्लास के अंदर अपनी लाइव फिजिकल क्लास के अंदर इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स में ये देखेंगे भी सही बात कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस के अंदर जो प्रेशर की चेंजेस होती हैं विद पोजीशन, ये जो चेंजेस होती हैं बेसिकली आपके पास ये जो है वो मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि विद चेंज इन पोजीशन जो प्रेशर इन गैसेस है ये बड़ा स्लोली चेंज करता है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से जो उसकी चेंज आती है वो चेंज जो डिफरेंस के मुताबिक वो चेंज बहुत स्मॉल है। तो आपके पास वो जो हमारे पास जो प्रेशर है वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू द लिक्विड्स, और इसीलिए हमारे पास देखिए आप अगर हम ये बात करते हैं कि गैसेस के केसेस में अगर कोई सरफेस एरिया बहुत बड़ा नहीं है, अगर बहुत बड़ा सरफेस एरिया है तो यू विल हैव टू रिकैलकुलेट यूजिंग सम अदर इक्वेशंस, लेकिन अगर वो कोई मॉडरेट सरफेस है, कोई बहुत बड़ा सरफेस नहीं है और उसके ऊपर कोई जो गैसेस हैं वो कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, तो हम इसी इक्वेशन को यूज करके हम जो है जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और वो जवाब हमारा तकरीबन दुरुस्त होगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी स्पेशली वर्टिकल प्लेन सरफेसेस के लिए, ऐसे सरफेसेस के लिए जो कि वर्टिकल है। देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन वर्टिकल सरफेसेस के लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि जो प्रेशर है, बिकॉज कि जब आपके पास वर्टिकल सरफेसेस हैं वहां पर आपके पास शियर
फोर्स लग रही होगी तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा एंटायर सरफेस के ऊपर। इसी वजह से हम बेसिकली जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 की मदद से इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। इसमें फर्क क्या है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है, इक्वेशन नंबर 3 में प्रेशर अब कांस्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि फॉर वर्टिकल प्लेन सर्फेसेस, जब आपके पास वर्टिकल सर्फेसेस हैं तो वर्टिकल सर्फेसेस के अंदर हमारे पास अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो सकता। चेंज इन पोजीशन की वजह से आप यानी कि वर्टिकल सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल पे तो हर पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन वर्टिकल सरफेसेस के ऊपर आपका हर पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम शियर फोर्सेस। तो आपके पास इसी वजह से जब हमने इसके लिए फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हम उसको इंटेग्रल की मदद से कैलकुलेट करेंगे। दिस इंटेग्रल वी विल यूज, यानी कि आपके पास dF = PD है और उसके अंदर फर्क यही बात है कि जो आपका प्रेशर है अब वो एक डिफरेंशियल टर्म होगी, ना कि एक कांस्टेंट टर्म होगी। सो दिस वाज सम कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड हाउ प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर स्टैटिक फ्लूइड या गैसेस के लिए। इसी तरह आपने कंपैरिजन देखा कि हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस और वर्टिकल सर्फेसेस के अंदर प्रेशर किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। इसीलिए वर्टिकल सर्फेसेस के लिए आपको इंटीग्रल हम यूज करेंगे, इंटीग्रल की फॉर्म यूज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल सर्फेस के लिए जस्ट हम जो है P = F/V से आप F = P निकाल कर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने ये भी देखा कि जो हम किस तरीके से परफेक्ट गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ को यूज करते हुए हम मालूम कर सकते हैं कि प्रेशर और डेप्थ की गैसेस के लिए रिलेशनशिप्स। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब चैनल। उसके अलावा ये जो वीडियो के लिंक्स हैं ऑलरेडी मैं आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जो ये नोट्स हैं ये भी आपके LMS पर और ocw.kfueit.edu.pk पर अवेलेबल हैं। हमारे जो लेक्चर्स हैं, लाइव सेशंस जो हैं रोज एक बजे हर सोमवार और बुध वाले दिन हमारे ये लेक्चर्स होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि वॉच दिस वीडियो, देन अटेंड द ज्वाइन जो लाइव सेशन, एंड प्लीज इफ यू हैव सम क्यूरीज यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी ड्यूरिंग द लाइव सेशन। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ राइट मी एन email at asim.ali@kfueit.edu.pk and get answers for all the confusions. Thank you very much. Allah Hafiz.